नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान को अब तक तिलस्म माना गया, या फिर आपको यह हम जैसे शिक्षक कह देते हैं कि भाई ये समझने की चीज नहीं, इसको तो रट ही लीजिए, इसको तो आप पुस्तकों से रट लीजिए, हम आपको प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। पर वाकई ऐसा है नहीं। यकीन मानिए, भाषा विज्ञान बेहद ही वैज्ञानिक और सहज मुद्दा है। भाषा विज्ञान को एक बार समझ लेने का अर्थ है कि आप इसे इस जीवन नहीं भूल सकते, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा का प्रश्न है, भाषा की ही विशेषताओं का प्रश्न है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम लोक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक विनती है कि इन बातों को सुनते समय हेडफोन का, ईयरफोन का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि एक एक बात आसानी से समझ में आए। मेरे हर वीडियोज को सुनने के लिए, देखने के लिए हेडफोन जैसे यंत्र का इस्तेमाल करें। दोस्तों, किसी भी भाषा में उसकी विशेषता सबसे मुख्य मुद्दा है। आप देखेंगे कि अपभ्रंश की विशेषता, अवहट की विशेषता, प्रारंभिक हिंदी की विशेषता, पूर्वी हिंदी की विशेषता, पश्चिमी हिंदी की विशेषता, अवधी की विशेषता, ब्रज की विशेषता, खड़ी बोली, यानी भाषाओं की विशेषता को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विशेषताओं को कहीं से रटने की जरूरत नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, भाषा की विशेषता को 3 स्तरों पर लिखते हैं। कितने स्तरों पर? ध्वनिगत विशेषता, शब्दगत विशेषता और व्याकरणगत विशेषता। ये स्तर, इनमें कौन कौन सी बात कहां पर रखें, इस पर तो हम आपको अगले वीडियो में बताते ही रहेंगे, या पिछले वीडियोज आप देखें तो उसमें भी है। लेकिन इन विशेषताओं में लिखें क्या? तो आप देखिएगा कि लगभग सभी भाषाओं में, लगभग सभी बोलियों में कुछ चीजें बहुत कॉमन होती। जैसे पहली बात, लगभग सभी भाषाओं में री स्वर ध्वनि, ऋषि वाला, ऋण वाला, री स्वर ध्वनि विकृत होकर के री में बदल जाती है। अब हम लोग आम बोलचाल में भी बोलते हैं, देखिए ऋषि नहीं बोलते हम लोग, ए ऋषि, और ऋण नहीं बोलते हैं, ऋण। तो री स्वर ध्वनि र की तरह बदल जाती है ना दोस्तों। लगभग सभी भाषाओं में अय स्वर ऐ की तरह उच्चारित होता है। यदि कुछ को छोड़ दें, पश्चिमी हिंदी बोलियों को छोड़ दें, तो अय, यहां तक कि अपभ्रंश अवहट में भी अय स्वर ध्वनि ऐ की तरह, और औ स्वर ध्वनि औ की तरह, इसे स्वर संयोग कहते हैं। अय स्वर ध्वनि ऐ की तरह, औ स्वर ध्वनि औ की तरह, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर संयोग। 2 स्वरों के मेल को स्वर संयोग कहते हैं। यानी 2 स्वर एक स्वर की जगह जब आए, तो हम लोग आम बोलचाल में भी बोलते हैं, कैसा नहीं कैसा है। देखिए क ई अ ई, यानी ऐ स्वर ध्वनि ऐ में। पूर्वी क्षेत्र के लोग ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं, पैसा नहीं पैसा। तो ऐसे ही चैत्र से चैत, वैशाख से वैशाख। तो ऐ स्वर ध्वनि इन भाषाओं बोलियों में ऐ में बदल जाती है, औ स्वर ध्वनि औ में। कैसे? चौपट नहीं चौपट, चौका नहीं चौका, चौकट नहीं चौकट। इसलिए पूर्वी क्षेत्र के लोग मौत नहीं मौत बोलते हैं, या मऊत, आपने सुना होगा, है ना। लौकी नहीं लौकी, लौका नहीं लौका। दोस्तों, तो इसे कहते हैं स्वर संयोग। लगभग सभी भाषाओं में, पश्चिमी हिंदी को छोड़ दें, खड़ी बोली हरियाणी को छोड़ दें, तो ऐ में औ में। दोस्तों, भाषा विज्ञान को तो आप बस आम बोल चाल में सीखिए और इसकी विशेषताओं को याद रखिए। लगभग सभी भाषाओं में यदि आप देखेंगे तो स्वरलोप की प्रक्रिया देखी जाती है। स्वरलोप क्या है? शब्द के आरंभ का स्वर यदि दीर्घ हो तो टूट करके छोटे ह्रस्व में बदल जाता है,
और ह्रस्व है तो उसका पूरी तरह लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। कैसे? दीपावली, देखिए द में बड़ी की मात्रा है, यह दीपावली दिवाली में बदल गया शब्द, द में छोटी की मात्रा। जैसे जामात्रिक, जमाई में बदल गया, ज में जा है, जमाई में ज। जैसे अहाता, अहाता, देखिए अ छोटा स्वर है, हाता, तो स्वरलोप कहते हैं स्वर का लुप्त हो जाना। शब्द के आरंभ में यदि दीर्घ स्वर है तो टूट करके छोटे में बदल जाता है, और पहले से यदि ह्रस्व या छोटा स्वर है तो उसका लोप हो जाता है। इसी प्रक्रिया को स्वरलोप कहते हैं। दोस्तों, लगभग सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में स्वरागम की प्रवृत्ति देखी जाती है। स्वरागम शब्द को देखिए कितना आसान है, स्वर का आगमन। और ये है क्या? इसी स्वरागम को स्वर योग यानी एक स्वर का जुड़ जाना या स्वर भक्ति भी कहते हैं। कैसे? दोस्तों, याद रखिए जितनी भी भाषाएं और बोलियां हैं वो संस्कृत से ही विकसित हुई। सर्वानाम भाषानाम जननी संस्कृत वर्तते। तो इसका अर्थ है कि संस्कृत के शब्दों में ही परिवर्तन आएगा। स्वरागम की प्रक्रिया वहीं हो सकती है जहां कोई अर्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन हो। इसको समझने के लिए पहले एक दो अरबी फारसी के शब्दों से समझिए। जैसे अक्ल, देखिए आधा क है, अ आधा क ल, अक्ल। अब यदि उसमें एक स्वर जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा? अकल। देखिए कितना आसान है। जैसे शक्ल, आधा क में एक स्वर जोड़ दिया जाए, शकल। परंतु दोस्तों, भाषा विज्ञान जब आप लिखेंगे तो संस्कृत के शब्दों से परिवर्तन दर्शाएंगे। तो संस्कृत के शब्दों के परिवर्तन को दर्शाने के लिए आपको संस्कृत के शब्दों का चयन करना पड़ेगा। अब उसमें स्वरागम देखिए, धर्म, ध ऊपर आधा र, नीचे म। याद रखिए ऊपर का वर्ण हमेशा आधा होता है, नीचे का वर्ण हमेशा पूरा होता है। तो धर्म से यदि आधा र में एक स्वर जोड़ा जाए तो धर्म। यही है स्वरागम, यही है स्वर योग, यही है स्वर भक्ति सभी भाषाओं में। तो बताएं, कर्म से करम, ऐसे ही वर्ष से बरस, देखिए आधा र पूरा र में। पूर्व से पूरब, सूर्य से सूरज। तो दोस्तों, सभी भाषाओं में, लगभग सभी बोलियों में स्वरागम की विशेषता देखी जाती है। दोस्तों, चाहे आप किसी भाषा को लिख रहे हैं, किसी बोली को लिख रहे हैं, सब में स्वर विपर्यय या ध्वनि विपर्यय की विशेषता पाई जाती है। सब में विपर्यय कहते हैं बिखराव को, आपस में स्थान बदल लेने को कहते हैं। विपर्यय किसे कहते हैं? बिखराव को या स्थान परिवर्तन को। किसी शब्द की दो ध्वनियां आपस में स्थान बदल लें, इसी प्रक्रिया को स्वर विपर्यय या ध्वनि विपर्यय कहते हैं। कैसे? आप देखिए कितना आसान है भाई। शब्द है लखनऊ, लेकिन आप जाएं पश्चिमी क्षेत्रों में तो ल पहले नंबर पर ध्वनि है और न 3 पर, दोनों आपस में स्थान बदल करके नखलऊ। जैसे शब्द है मतलब, लोग बोलते हैं मतबल। अब देखिए तीसरी और चौथी ध्वनि आपस में स्थान बदल रही है। जैसे कागज, बहुत से क्षेत्रों में काजग। ये क्या है? ये ध्वनि परिवर्तन, ये स्वर विपर्यय है। जैसे वाराणसी, तो वह ध्वनि तो ब में बदल जाती है, अण ध्वनि न में। अब देखिए ब 1 पर है, र 2 पर है और न 3 पर है, लेकिन हमने क्या कर दिया? बनारस। अब शब्द को मिला के देखिए, न ध्वनि जो 3 पर थी वो 2 पे आ गई, और वाराणसी में र 2 नंबर पर ध्वनि थी वो 3 पर चली गई। यही प्रक्रिया स्वर विपर्यय है। दोस्तों, सभी भाषाओं में, लगभग सभी बोलियों में ध्वनियां बदलती हैं
इस प्रक्रिया को ध्वनि परिवर्तन कहते हैं सभी भाषाओं। आप अपभ्रंश लिखिए, अवहट लिखिए, प्रारंभिक हिंदी लिखिए, ब्रज अवधि खड़ी बोली लिखिए, पूर्वी हिंदी लिखिए, पश्चिमी हिंदी लिखिए, सभी बोलियों में आप देखेंगे, सभी भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन की विशेषता। कैसे? य ध्वनि ज में हम लोग भी बोलते हैं सूर्य से सूरज, कार्य से कारज या काज, यजमान से जजमान, यादव से जादव, यानी सभी भाषाओं में यह ध्वनि ज में बदलती है। और आज हिंदी की बोलियां उन्हीं विशेषताओं से बनी है, हिंदी में भी यही परिवर्तन है। सभी भाषाओं बोलियों में वह ध्वनि ब में बदलती है। कभी हम लोग नहीं कहते कितने वर्ष के हो, व से ब, बरस, कितने बरस के हो भाई। सभी भाषाओं और बोलियों में म ध्वनि व में बदलती है। कोई नहीं कहता मैं श्यामल हूं, म का व, मैं सांवला हूं। कोई नहीं कहता मैं कुमारा हूं या कुमार हूं, लोग कहते मैं कुंवारा हूं, म का व। कोई नहीं कहता मैं इस ग्राम का हूं, म का व, मैं इस गांव का हूं। कोई नहीं कहता देखो भ्रमर उड़ रहा है, लोग कहते हैं भंवरा, म का व। इसका अर्थ सभी बोलियों में, सभी भाषाओं में म ध्वनि व में बदल जाती है। दोस्तों, जितनी भाषाएं बोलियां हैं सब में त्र ध्वनि त में बदल जाती है, त्र, त में, और छ ध्वनि छ या ख में। इसलिए पुत्र से पूत, मित्र से मीत, सूत्र से सूता, दिन भर बोलते हैं हम लोग। क्षेत्र से खेत, क्यों? छ ध्वनि भी छ या ख में। इसलिए पक्षी से पंछी, कुक्षिका से कोख। समझिए, तो इसका अर्थ है ये ध्वनि परिवर्तन सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में। देखिए सिंपल, आप जो बोलते हैं वही लिख रहे हैं, बस उनका नाम है। आप हर रोज स्वरागम कर रहे हैं। शकल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी करो, बोलते हो ना, वो शक्ल से शकल है। अकल बड़ी या भैंस, अक्ल से अकल है। आपने क्या किया? आपने स्वरागम किया। बस इसे ही लिखना है कि सभी भाषाओं में स्वरागम की प्रक्रिया देखी जाती है। दोस्तों, जितनी भी भाषाएं या जितनी भी बोलियां हैं भाषा विज्ञान खंड में आप जिन पर लिखते हैं, उन सब में अकारण अनुनासिकता, अकारण मतलब बिना कारण के, अनुनासिकता का अर्थ नासिक में बदल जाना। नीर अनुनासिक कहते हैं जो बिना नाक के उच्चारित हो, और नासिक कहते हैं जिसमें नाक की जरूरत हो। देखिए, पक्षी, नाक बंद करके बोलिए तो पक्षी, लेकिन आप हिंदी में पंछी, प पर बिंदी और छ का छ परिवर्तन, तो पंछी। अब ये नाक का मामला आ गया। इसी प्रक्रिया को अकारण अनुनासिकता कहते हैं। नासिक ध्वनियों के दो रूप हैं, दो भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, बिंदी, अर्धचंद्र बिंदु। देखिए ग्राम, ग्रा ध्वनि है ना, हिंदी में आते ही गांव, अर्धचंद्र बिंदु। बोलिए मुख, मुंह सिंपल है, हिंदी में मुंह ऊपर लगा दिया, अर्धचंद्र बिंदु। अक्ष, नाक बंद करके बोलिए अक्ष, हिंदी में आंख, अर्धचंद्र बिंदु। पक्ष, पंख, सर्प, सांप, छाया, छांव। तो इस प्रक्रिया को अकारण अनुनासिकता कहती है। दोस्तों, जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, यदि आप ध्यान दें तो सब में अल्प प्राण का महाप्राणीकरण देखा जाता है। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम हवा निकले, प्राण यानी हवा, अल्प यानी कम, महाप्राण जिसके उच्चारण में बहुत अधिक हवा निकले। जितनी भाषाएं बोली हैं, तो आप देखिए, नियम समझिए, पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि अल्प प्राण होती है। संस्कृत के शब्द की पहली ध्वनि सभी भाषाओं में अपनी दूसरी में बदल जाती है। कैसे? क, ख में, च, छ में, ट, ठ में, त, थ में, प, फ में। और नियम है कि जिस पहली ध्वनि के पहले आधा स हो
तालव्य स का आधा, मूर्धन्य स का आधा, दंत्य स का आधा। तो जिस पहली ध्वनि के पहले आधा स हो वह पहली ध्वनि दूसरी में महाप्राण में दूसरी और चौथी महाप्राण ध्वनि होती है। बोल के देखिए, क अल्पप्राण, ख अधिक हवा निकली, च छ, बोल के देखिए, मुंह ले जाइए हाथ के पास, ट ठ, त थ, प फ, प फ, क ख। तो सभी अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण में बदलती है और नियम है उसके पहले आधा स हो। कैसे? हस्त से हाथ, बोलिए, हस्त से, देखिए त के पहले आधा स है, त थ में बदल गई, हाथ। बोलिए मस्तक, देखिए इसमें दो पहली ध्वनि है, क और त, लेकिन त के पहले आधा स है, मस्तक से माथा। शुष्क, देखिए क के पहले आधा स है, सूखा। रुष्ट, रूठा। अष्ट, आठ। पुष्ट, पूठा। दृष्टि, डीठ। पृष्ठ, पीठ। काष्ठ, काठ। तो सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण में बदल जाती है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई आपको बहुत यंत्र की आवश्यकता है। ये एक सहज चीजें हैं, आम बोलचाल में बोलने वाली चीजें हैं। बोलिए मेरे साथ, सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में यदि देखा जाए तो महाप्राण ध्वनि दूसरी और चौथी ह में बदल जाती है। इसलिए देखिए, मुख, ख महाप्राण ध्वनि, मुंह। बोलिए गंभीर, देखिए चौथी ध्वनि है, प फ ब भ, दूसरी और चौथी ध्वनि ह में बदल जाएगी, गंभीर से गहरा। वधु, देखिए त थ द ध, चौथी ध्वनि है, वधु से बहु। आभीर, चौथी ध्वनि है, प फ ब भ, आभीर से अहीर। देखिए कितना आसान है। दुर्लभ, प फ ब भ, चौथी ध्वनि, दुल्हा। दधी, त थ द ध, चौथी ध्वनि, दही। अरे नहीं, बात समझ में आई? शाखा, ख ध्वनि है, साहा। लाख, देखिए लाख, दूसरी ध्वनि, क ख महाप्राण, लाह। तो सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में महाप्राण ध्वनि ह में बदल जाती है, अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण में बदल जाती है। सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में अकारण अनुनासिकता की विशेषता देखी जाती है। सभी भाषाओं में स्वरागम की विशेषता देखी जाती है, स्वरलोप की विशेषता देखी जाती है। खूब ध्यान से वीडियो को 2-3 बार सुनिए और कॉपी कलम लेके लिखिए। इसके बाद भी लगता है कि भाषा विज्ञान लिखने में दिक्कत है तो मैसेज बॉक्स में एक मैसेज लिख के छोड़ दीजिए। बिल्कुल फुर्सत में बैठा हूं मैं, कोई काम धाम नहीं है, सिर्फ आपके लिए प्रस्तुत हूं। आप एक मैसेज लिख के छोड़िए। दोस्तों, सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में, जो भाषा विज्ञान में आप लिखते हैं अभ्रंश से लेकर के खड़ी बोली तक, आप देखेंगे घोषीकरण की विशेषता पाई जाती है। अब ये नियम क्या है? कवर्ग से पवर्ग तक पहली और दूसरी ध्वनि अघोष होती है और तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि सघोष या घोष होती है। तो यदि कोई पहली ध्वनि अपनी तीसरी में बदल जाए तो पहली अघोष है, तीसरी, चौथी, पांचवी घोष है, तो इस प्रक्रिया को अघोष का घोषीकरण कहेंगे। कैसे? यदि क ग में बदल जाए। बोलिए तो शाक, शाक से साग। बोलिए काक, काक से काग। बोलिए लोक, लोक से लोग। बोलिए कंकण, क से ग, कंगन। नहीं बात समझ में आई? बोलिए भक्ति, क ध्वनि, ग में भगति। बोलिए पंक्ति, क ध्वनि, ग में पंगति या पंगत। तो इस विशेषता को दोस्तों कहते हैं अघोष का घोषीकरण। बोले कितनी बात समझ में आई? नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है नहीं आएगी? तो दोस्तों,
अब कल हम लोग देखेंगे व्याकरण लिखने के नियम को, सभी भाषाओं में व्याकरण कैसे लिखा जाए। खूब ध्यान से सुनिए, समझिए। अपभ्रंश पर पहले भी 4-5 वीडियो डाला हूं, भाषा विज्ञान पर कम से कम 10 वीडियोज पहले भी हैं, उनको देखते रहिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।